किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और खरीफ अभियान से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारे पास 173 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हैं। आगामी सीजन में बीजों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी महसूस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य किए हासिल, स्थापित किया नया रिकॉर्ड। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मेट्रिक टन गेहूं की खरीद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बड़ी पहल। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने यानी IUU फिशिंग पर रोक लगाने, मत्स्य व्यापार बढ़ाने, जैव सुरक्षा और पशु क्वारंटीन उपायों को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत, लेकिन जून में और सताएंगे लू के गर्म थपेड़े। मौसम विभाग ने कहा, अधिकांश राज्यों में बढ़ेगा हीट वेव का असर। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और खरीफ अभियान से संबंधित जानकारी जनता तक साझा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और खरीफ अभियान, जिसमें 8 राज्यों के कृषि मंत्री, राज्यों के अधिकारी, वैज्ञानिक सम्मेलन में शामिल हुए। पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास 173 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हैं, जो जरूरत से करीब 12% अधिक है। बीजों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण आगामी सीजन में बीजों की किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। फसल के लिए प्रमुख चीज होती है बीज। मुझे बताते हुए खुशी है कि अपनी खरीफ की फसल 2026 की खरीफ की फसल के लिए 173 लाख क्विंटल की जरूरत है और उपलब्ध है हमारे पास 192 लाख क्विंटल। तो जो जरूरत है उससे 11% ज्यादा बीज की उपलब्धता आज हमारे पास है। 1,74,000 क्विंटल बीज का एक भंडार, राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया है। तो बीज की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी हमने कोशिश की है। वहीं किसानों को विभिन्न तरह की कृषि संबंधी सुविधाओं को एक ही आईडी के तहत उपलब्ध कराने वाली फार्मर आईडी पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक 9 करोड़ 76 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं। इन आईडी के जरिए किसान विभिन्न तरह की कृषि योजनाओं का लाभ इसी सिंगल आईडी के जरिए उठा सकेंगे। अब तक 9 करोड़ 76 लाख फार्मर आईडी हमारे बन चुके हैं और इन फार्मर आईडी का फायदा ये होगा कि अलग अलग किसानों को योजनाओं का लाभ के लिए अलग अलग पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको भी जैसे अब खाद का वितरण करना है तो किसानों को ही खाद जाए, तो फार्मर आईडी में उनका सारा विवरण है, उनके पास कितनी जमीन है, सदस्य कितने हैं, कौन सी संपत्तियां हैं, तो उसके आधार पर सही किसान को सही मात्रा में खाद के वितरण से लेकर बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे। 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,765.63 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 3,577.32 लाख टन की तुलना में लगभग 188 लाख टन यानी 5.3% अधिक है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये इतिहास में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। उन्होंने इसके लिए अन्नदाताओं को बधाई दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि फसलवार सारांश के अनुसार कुल खाद्य अन्न उत्पादन 3,765.63 लाख टन है। इसमें चावल 1,540.24 लाख टन,
गेहूं 1206.57 लाख टन और मक्का 550.93 लाख टन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर है। श्री अन्न 175.84 लाख टन, तूर 35.92 लाख टन, चना 125.14 लाख टन और मसूर 17.62 लाख टन अनुमानित है। इसी तरह कुल तिलहन उत्पादन 430.59 लाख टन अनुमानित है। इसमें मूंगफली 130.74 लाख टन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर है। सोयाबीन 125.96 लाख टन है और रेपसीड एवं सरसों 137.68 लाख टन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर हैं। गन्ना 5000.63 लाख टन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर है, जबकि कपास 290.24 लाख गांठे और जूट 91.76 लाख गांठे अनुमानित है। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार फसलवार विस्तृत आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो चावल का कुल उत्पादन 1540.24 लाख टन अनुमानित है, जबकि 2024-25 में ये 1501.84 लाख टन था। गेहूं का उत्पादन 1206.57 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 1179.45 लाख टन की तुलना में 27.12 लाख टन अधिक है। श्री अन्न का उत्पादन 175.84 लाख टन अनुमानित है। मक्का का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 550.93 लाख टन अनुमानित है। पोषक एवं मोटे अनाजों के उत्पादन में भी मजबूत बढ़त दर्ज की गई है और इनका कुल उत्पादन 744.72 लाख टन अनुमानित है। शिवराज सिंह ने बताया कि दलहन फसलों में तूर का उत्पादन 35.92 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 36.24 लाख टन के लगभग बराबर ही है। चने का उत्पादन 125.14 लाख टन अनुमानित है। मसूर का उत्पादन 17.62 लाख टन अनुमानित किया गया है। उन्होंने बताया कि तिलहन फसलों में कुल तिलहन उत्पादन 430.59 लाख टन अनुमानित है। मूंगफली उत्पादन 130.74 लाख टन अनुमानित है, जबकि सोयाबीन का उत्पादन 125.96 लाख टन अनुमानित है। उसी तरह से रेपसीड और सरसों का उत्पादन 137.68 लाख टन अनुमानित है। कृषि मंत्री ने बताया कि कपास का उत्पादन 290.24 लाख गांठे अनुमानित है और जूट का उत्पादन 91.76 लाख गांठे अनुमानित है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2,585 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रति क्विंटल 40 रुपये बोनस का लाभ दिया है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान किया गया। अब तक किसानों को गेहूं उपार्जन की 24,000 करोड़ राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि गेहूं खरीदने के लिए किसानों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बड़ी पहल हुई है। न्यूजीलैंड उच्च आयोग की कृषि परामर्शदाता मेलानी फिलिप्स और रक्षा सलाहकार कमोडोर एंड्रयू डाउलिंग ने मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के संयुक्त सचिव सागर मेहरा और समुद्री मत्स्य पालन की संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरभि राय शामिल रहीं। दोनों देशों के बीच अवैध और अनियमित मछली पकड़ने यानी IUU फिशिंग पर रोक लगाने, मत्स्य व्यापार बढ़ाने, जैव सुरक्षा और पशु क्वारंटीन उपायों को मजबूत करने, ज्ञान साझा करने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने और उच्च उत्पादकता वाले बीज उत्पादन पर संयुक्त शोध जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और भी मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति जताई।
2014 में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने देश की बागडोर संभाली और उसी के साथ ही बदला कृषि नीति का ढांचा, किसान की तस्वीर और खेती की तकदीर। मोदी सरकार ने कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नई योजनाओं को किसान और खेतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम सिंचाई योजना, डिजिटल खेती, एआई और ड्रोन तकनीक के उपयोग सहित एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे बड़े मॉडल पेश किए। मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में कृषि और किसान की कितनी बदली है तकदीर और तस्वीर, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया और वो था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने लगी। अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2025-26 के बजट में अकेले पीएम किसान के लिए लगभग 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। इस योजना के चलते किसान साहूकारों के कर्ज के बोझ से मुक्त हुआ। किसानों को आंधी, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना था। अभी तक करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.93 लाख करोड़ का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। हमारा कृषि क्षेत्र 14-15 के बाद 4.45% हर वर्ष उसकी ग्रोथ आई है, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंटेड है। उससे पहले 14-15 से पहले कभी भी किसी 10 वर्ष में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में में इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। बड़े बदलावों के लिए मोदी सरकार ने कृषि में डिजिटल मॉडल पर बड़ा जोर दिया। एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित खेती जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बड़े और किसान हितैषी फैसले लिए गए।
किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ता कृषि ऋण देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती की अन्य जरूरतों के लिए बैंक से क्रेडिट सुविधा मिलती है। इसमें सामान्य ब्याज दर लगभग 7% है, जबकि सरकार की 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन के बाद प्रभावी ब्याज दर करीब 4% रह जाती है। ये सुविधा जमीन मालिक किसानों के साथ साथ बटाईदार, किराएदार किसान, डेयरी, मछली पालन और अन्य कृषि से जुड़े किसानों को भी मिलती है। भूतपूर्व उपलब्धियां एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं और उनसे आगे के लिए भी आशा इस सेक्टर से और ज़्यादा बनी। देश की कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं के साथ ही मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में एमएसपी 1.5 गुना या कुछ फसलों पर उससे भी अधिक तक बढ़ाकर किसानों के उत्पादन की सरकारी खरीद की। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसकी फसल की लागत का कम से कम 50% मुनाफा जरूर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत की कृषि को सहायता आधारित मॉडल से स्थायी आय वाले मॉडल तक पहुंचाने की रही है, जिसमें भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 40 लाख परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ा जा चुका है। सतत विकास और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट का मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना से घर अब केवल बिजली उपभोक्ता नहीं बल्कि बिजली उत्पादक भी बन रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली खर्च में राहत मिल रही है और सरकारी सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हर सोलर पावर्ड घर के साथ भारत ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आत्मनिर्भर विकसित भारत के लक्ष्य की ओर करीब पहुंच रहा है। और आइए बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर के दौरान देश में सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने का अनुमान है। कुल वर्षा एलपीए यानी दीर्घकालिक वर्षा के 90% रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश हो सकती है। मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। कृषि के लिए अहम माने जाने वाले मानसून कोर जोन MCZ में भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में तटस्थ एल नीनो दक्षिणी दोलन की स्थिति अब एल नीनो की ओर बढ़ रही है। मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि मानसून सीजन के दौरान एल नीनो विकसित हो सकता है। आमतौर पर एल नीनो का असर भारत में मानसूनी बारिश को कमजोर करता है। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्सों का सतही पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। यह घटना आमतौर पर हर 2 या 7 साल में होती है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। एल नीनो ऐसे एक अवस्था है जिसमें वेस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन पे तापमान के साथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का तापमान को हम कंपेयर करें तो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वेस्टर्न में कम हो जाता है। सो इसमें मानसून का जो सर्कुलेशन है इसे प्रभावित होता है। पास्ट में 60 to 70% ऑफ ईयर में जब एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है तब भारतवर्ष में जो मानसून रेनफॉल होता है जून टू सितंबर वो बिलो नॉर्मल हो जाता है। मौसम विभाग की अगर माने तो जून में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सामान्य से ज्यादा लू वाले दिन देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी हीट वेव का असर बढ़ सकता है। राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम लू पड़ने की संभावना जताई गई है। रेनफॉल शुरू हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और 31 तक ऐसे रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। इसलिए वहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना नहीं है। सिर्फ 1-2 का कोई इस इलाके में हो सकता है। मगर जून महीने की बात करें, आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं, जून महीना में
यूजुअली जितना हीट वेव डेज होता है इससे 2 से 3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होगा। और जून में गर्मी सताएगी, लेकिन मौजूदा समय की बात अगर करें तो बारिश और आंधी ने कई राज्यों में फिलहाल तापमान को गिरा दिया है और गर्मी से कुछ राहत मिली है। राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कल अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी में बड़ी राहत दी। राजस्थान के जयपुर शहर में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से लोगों को राहत मिल गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश और भीषण तूफान के कारण पेड़ और दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 31 मई तक उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने बताया कि देश में एलपीजी का प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई पर है। सरकार का कहना है कि ईरान युद्ध के हालात पर सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है। एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल में 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। इसी तरह डीजल के संबंध में 156 जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा ग्रोथ है और 6 जिलों में लगभग 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल में लगभग 38% की गिरावट है डीजल के संबंध में मैं बता रही हूँ। और इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी बल्क डीजल सेल में लगभग 29% की गिरावट देखी जा रही है। गवर्नमेंट सिचुएशन को रिव्यू कर रही है। सरकार ने देश भर में इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, उद्योगों और बल्क उपभोक्ताओं से पैनिक बाइंग और अनावश्यक स्टॉकिंग से बचने की अपील की है। वहीं एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। पिछले 4 दिनों में एलपीजी से जुड़े 6,500 छापे मारे गए हैं, 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं रिटेल आउटलेट्स पर 900 छापों में 417 लीटर पेट्रोल और 75,715 लीटर डीजल जब्त किया गया। 12 एफआईआर दर्ज हुई और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के द्वारा सभी इंडस्ट्रियल और वर्क कंज्यूमर से यह अपील की जाती है कि वो पैनिक बाइंग ना करें और अननेसेसरी स्टॉकिंग ना करें और जो उनके ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल्स हैं उनके द्वारा ही प्रोक्योर करें। एनफोर्समेंट एक्शन स्टेट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा चालू है। एलपीजी के संबंध में पिछले 4 दिन में 6,500 रेड हुई हैं, 5 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। रिटेल आउटलेट्स पर पिछले 2 दिन में लगभग 900 रेड्स हैं और 417 लीटर पेट्रोल, 75,715 लीटर डीजल सीज किया गया है। 12 एफआईआर बुक की गई हैं और 15 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण इलाके में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई जल्द पूरी करें और कटे हुए धान को सुरक्षित जगह पर रखें। आम की तुड़ाई भी जल्द करें और फलों को सुरक्षित भंडारित करें। नए लगाए गए बागों और सब्जियों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। हल्दी की रोपाई और खरीफ सीजन के लिए खेत की तैयारी जारी रखें। वहीं नए लगाए गए काजू, सुपारी और नारियल पौधों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली की खुदाई और बाजरे की कटाई के अलावा सब्जियों और फलों की तुड़ाई जल्द पूरी करें। खरीफ फसलों के लिए खाली खेतों में जुताई, समतलीकरण और मेड़बंदी जैसे कार्य करें। गन्ने में तना छेदक नियंत्रण के लिए ट्राइकोकार्ड और फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। अंगूर बागों में छटाई के बाद 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव करें।
साथ ही तेज हवाओं से बाघों को बचाने के लिए बांस या लकड़ी का सहारा दें। खरीफ फसलों जैसे कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, बाजरा, मूंगफली और मक्का के प्रमाणित बीजों की व्यवस्था करें। मराठवाड़ा के किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई जल्द करें और उपज को सुरक्षित रखें। अंगूर बागों में रोगग्रस्त पत्तियां हटाएं और साफ मौसम में अनुशंसित फफूंदनाशी का छिड़काव करें। इसके अलावा बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई भी करते रहें। खरीफ सीजन की तैयारी के लिए खेतों में जुताई और मेड़बंदी जैसे कार्य करें। साथ ही खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों की व्यवस्था समय पर कर लें। विदर्भ में मूंगफली की खुदाई, तरबूज, खरबूजा और सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम के समय करें। गर्मी को देखते हुए चारा फसलों, बागों और सब्जियों में हल्की और बार बार सिंचाई करें। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जैविक मल्चिंग अपनाएं। तेज हवाओं और ओलावृष्टि से बचाव के लिए नए पौधों और बेल वाली फसलों को सहारा दें और जहां संभव हो वहां हेलनेट का इस्तेमाल करें। साथ ही खरीफ सीजन के लिए खेत की तैयारी जारी रखें। तो ये थी इस हफ्ते के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के किसानों हेतु महत्वपूर्ण कृषि सलाह। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। बीरभूम के मोहम्मद बाजार में बालू कारोबारी लगन शेख के घर सीबीआई की रेड पड़ी। इस दौरान घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर अपने आधिकारिक दौरे की शुरुआत की। ओडिशा में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत सभी बूथ लेवल ऑफिसर आज से 28 जून तक घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। सभी बीएलओ घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और शाम 3 से 5 बजे तक बूथ पर भी मौजूद रहेंगे। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक के लॉन में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। भारत ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के प्रकोप के बीच अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी। किसान समाचार में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।